नमस्कार, आप देख रहे हैं सुर्खियां अखबार की और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और बुलेटिन की शुरुआत में हम सबसे पहले एक बड़ी खबर से बात करेंगे। दरअसल जिला न्यायालय के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बदलनी होगी तारीख पर तारीख की संस्कृति। तो ये खबर दैनिक जागरण में आप पढ़ पाएंगे और साथ ही साथ आप देखिए जिस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को ये कहा कि त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए अदालतों में स्थगन की संस्कृति को बदलने के प्रयास किए जाने की जरूरत है। जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अदालतों में लंबित मामलों का होना हम सभी के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो देखिए, दैनिक जागरण अखबार में आपको दिखा भी देते हैं ये खबर किस तरह से छपी है और क्या इसे हेडलाइन दी गई है। ये देखिए, बदलनी होगी तारीख पर तारीख की संस्कृति। द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर के साथ ये खबर छपी है, जिसकी कुछ लाइन्स आपको पढ़ के बता देते हैं। देखिए, जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और कानून मंत्री मेघवाल ने किया आह्वान। और देखिए, इसके साथ ही साथ उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, राष्ट्रपति ने कहा है कि त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए अदालतों में स्थगन की जो संस्कृति है, यानी कि डेट्स जिस तरह से आगे बढ़ती हैं, इसको बदलने की ज़रूरत है। वहीं मेघवाल ने न्याय व्यवस्था में तारीख पर तारीख की सामान्य धारणा को तोड़ने के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया, ताकि न्यायपालिका के प्रति जो आम जनता नागरिकों का विश्वास है वो और ज़्यादा मजबूत हो पाए। भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन के दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि अदालतों में लंबित मामलों का होना हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसीलिए अदालतों में स्थगन की जो संस्कृति है उसे बदलने की कोशिश होनी चाहिए। न्याय की रक्षा देश के सभी न्यायाधीशों की, जजेस की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अदालती माहौल में आम लोगों का तनाव का स्तर जो है वो बढ़ जाता है। उन्होंने इस विषय पर अध्ययन करने का सुझाव भी दिया। साथ ही महिला न्यायिक अधिकारियों की संख्या में वृद्धि पर प्रसन्नता भी जाहिर करती हुई दिखाई दी। देखिए, इसके अलावा ये भी जिक्र हुआ यहाँ पर कि जिला अदालतों का सिर्फ 6.7% बुनियादी ढांचा ही महिलाओं के अनुकूल है, जिस ओर ध्यान दिया जाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। नहीं कि कहीं ना कहीं कहा गया है कि क्या आज ऐसे देश में स्वीकार्य है जहाँ कुछ राज्यों में भर्ती के बुनियादी स्तर पर 60 या 70% से ज़्यादा महिलाओं की भर्तियाँ होती हैं। हमारा ध्यान सुलभता के उपाय बढ़ाने पर है, जिन्हें बुनियादी ढांचे के ऑडिट करके समझाया जा सकता है। तो तमाम बातें इस दौरान जो कही गई, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जिस तरह से लोग अदालत की गुहार लगाते हैं, जब कहीं भी उन्हें लगता है कि उनका मामला नहीं सुलझ पा रहा, उन्हें कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा, और उसके बाद जब अदालतों का रुख करते हैं और वहाँ पर एक लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है, और वो प्रक्रिया कई दिनों की नहीं, हफ्तों की नहीं, महीनों की नहीं और सालों की हो जाती है, तो कहीं ना कहीं विश्वास जो है वो डगमगाने लगता है। और उसी बात का जिक्र किया गया है कि कहीं ना कहीं ये जो चुनौतियां हैं इनसे निपटने की ज़रूरत है, और तुरंत इंसाफ अगर जनता को मिलेगा तो जाहिर तौर पर न्यायपालिका में, कानून में उनका जो विश्वास है वो और ज़्यादा प्रगाढ़ होगा। बिल्कुल, देखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है जब कोई भी न्याय के लिए अदालतों का रुख करता है और अदालत के दरवाजे तक पहुंचता है, तो ऐसे में ये जिम्मेदारी जजों की है, वकीलों की है कि किस तरीके से जल्द लोगों तक न्याय पहुंचाया जा सके। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात शिवसेना गुट की करेंगे। दरअसल शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का बयान इस बीच सामने आया। ये कहा कि पीएम मोदी के माफ़ी में भरा हुआ था अहंकार, और ये खबर आप द हिंदू में देख पाएंगे। देखिए, आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए उन पर महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के लिए माफी मांगते समय अहंकार दिखाने का आरोप लगाया। मुंबई में महाविकास अघाड़ी एनडीए गठबंधन द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान ठाकरे ने टिप्पणी की कि महाराष्ट्र के लोग प्रधानमंत्री की माफी को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो इसे कपटपूर्ण और अहंकार से भरा हुआ मानते हैं। तो ये आरोप लगाया कि माफ़ी तो मांग ली है, लेकिन जिस तरह से माफ़ी मांगी है वो अंदाज भी ठीक नहीं था। और इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और कहा है कि महाराष्ट्र के लोग प्रधानमंत्री की माफ़ी को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी माफ़ी में भी जो उनका लहजा था वो कपटपूर्ण था, अहंकार से भरा हुआ था।
तो ये हेडलाइन आप जो देख रहे हैं, दरअसल ये द हिंदू में आप देख पाएंगे, पीएम्स अपॉलजी ओवर शिवाजी स्टैचू कोलैप्स, स्मैक्स ऑफ एरोगेंस सेज उद्धव। यानी उद्धव ठाकरे की ओर से ये खुले तौर पर जब रैली का आयोजन किया गया था, तो उसी रैली में उद्धव ठाकरे ने इस बात का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो माफी मांगी है, वो माफी के तौर पर नहीं मांगी गई है, बल्कि उसमें भी एक अहंकार झलका है। और साथ ही जिस तरीके से एमवीओ की ओर से इस बात का ऐलान पहले भी किया गया था कि इसके खिलाफ हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे, और क्योंकि शिवाजी की मूर्ति टूटना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि महाराष्ट्र का लगाव जिस तरीके से शिवाजी से आज भी है, और आज भी कई लोग उन्हें भगवान का दर्जा तक देते हैं। ऐसे में जो शिवाजी की मूर्ति लगाई गई थी, वो प्रतिमा टूटने के बाद से ये सियासी तौर पर इस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। हालांकि इस पर बीजेपी कई बार स्पष्ट कर चुकी है और ये कह चुकी है कि हम जल्द से जल्द दोबारा अच्छी क्वालिटी की मूर्ति लगाएंगे, लेकिन फिर भी सवाल यही है, और इस पर भी पूछा जा रहा है कि आखिर क्या भ्रष्टाचार किया गया था मूर्ति को स्थापित करने में। क्या आपको ये नहीं पता था कि ये मूर्ति किसकी स्थापित की जा रही है? और जब एमवीए की तरफ से एक रैली का आयोजन किया गया, तो इसी में आग बबूला होते हुए नजर आए उद्धव ठाकरे, और इसी दौरान उन्होंने निशाना साधने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी किया, केंद्र सरकार पर भी किया, और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार को भी घेरा है। तो देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आपको बता देते हैं। शिवाजी प्रतिमा पर लड़ाई जूते चप्पल तक किस तरह से आई है। प्रधानमंत्री पर तो निशाना साधा ही है, लेकिन इसके साथ देखिए किस तरह से पूरे राज्य में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। सरकार विपक्ष की जो लड़ाई है जूते चप्पल पर आ गई है, और संडे को हमने देखा कि विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने शिवाजी की प्रतिमा गिरने के विरोध में जूता मारो आंदोलन किया। और इस दौरान शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रतिमा गिरने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो माफ़ी मांगी है वो बहुत अहंकारपूर्ण है, अहंकार की इसमें से बू आ रही। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र की जनता इन्हें जूते से मारेगी। तो ये तो राजनीतिक स्तर जो है दिखाई दिया है, जिस तरह से विरोध इसका हुआ है। महाविकास अघाड़ी ने मुंबई के हुतात्मक चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक विरोध मार्च निकाला, और देखिए प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने एक बैनर पर बनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की तस्वीरों पर जूते से प्रहार किया है, विरोध जाहिर किया है। इस विरोध मार्च में कोल्हापुर से कांग्रेस के सांसद और छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज शाहूजी महाराज छत्रपति भी शामिल हुए। तो देखिए ज़बरदस्त तरीके से मार्च हुआ, और यहाँ पर सार्वजनिक माफ़ी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मांगी थी, जिसके बाद ये उल्लेख उद्धव ठाकरे ने किया और कहा कि देखिए प्रधानमंत्री किस बात के लिए माफ़ी मांग रहे हैं। उसी प्रतिमा के लिए जिसका उद्घाटन उन्होंने 8 महीने पहले किया था, उसमें वो भ्रष्टाचार के लिए माफ़ी मांग रहे हैं। प्रतिमा का गिरना महाराष्ट्र का अपमान है। शरद पवार ने कहा कि घटना भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। विपक्ष के प्रदर्शन पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि लोग सिर्फ एक राजनीति कर रहे हैं, प्रतिमा गिरना बहुत दुखद है, लेकिन उस पर राजनीति करना और भी ज़्यादा दुखद है। तो देखिए प्रतिमा गिरी है, जाहिर तौर पर बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस प्रतिमा का अनावरण करने के लिए पहुंच रहे हैं, और उसके बाद भी ये नहीं समझा गया कि किस गुणवत्ता के साथ इसे तैयार किया जा रहा है, कितना पैसा उसमें लगा होगा, और कितनी बड़ी वो मूर्ति थी। जाहिर तौर पर अगर वो गिरेगी तो सवाल तो उसके ऊपर उठेंगे, लेकिन जिस तरह से राजनीति हो रही है, जूता चप्पल राजनीति, ये कितनी लाजमी हो जाती है, कितनी जायज़ हो जाती है, माफ़ कीजिएगा, ये अपने आप में जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और कई तरह के सवाल जो ये खड़े करता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़की है, 10 लोग जख्मी हुए हैं, एक महिला की इसमें मौत हुई है। हिंदुस्तान टाइम्स में इसका जिक्र है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के कुकी जो समुदाय के अलग प्रशासन की मांग को खारिज करने के बयान के बाद इम्फाल के बाहरी इलाके में हिंसा भड़क उठी। रविवार को एक महिला की मौत हुई है और कथित उग्रवादियों की गोलीबारी में कई जख्मी हुए हैं, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। तो देखिए एक बार फिर से हिंसा भड़की है मणिपुर में, और अभी पुरानी मणिपुर की हिंसा का मामला भी थमा नहीं। अगर यूँ कहे कि राजनीति इस पर लगातार हो रही है तो कहना गलत नहीं होगा, और एक बार फिर से कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। तो देखिए स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहे हैं मणिपुर वायलेंस फ्लेयर्स, पुलिस सेज ड्रोन बॉम्ब्स यूज्ड। पुलिस का कहना है कि ड्रोन बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ है। जिस तरह से यहाँ पर
हिंसा भड़की है। तो सुर्खियां अखबार की लगातार जारी है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता देते हैं। दरअसल ये बड़ी खबर आम आदमी पार्टी नेता अमानतुल्लाह खान से जुड़ी हुई सामने आ रही है। दरअसल एक्स पर पोस्ट करते हुए एक जानकारी साझा की है और ईडी पर हमला बोला है। मेरे घर पहुंची ईडी की टीम, ये कहा इन्होंने मुझे गिरफ्तार करने के लिए ईडी की टीम पहुंची है। देखिए आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और पोस्ट में अमानतुल्लाह खान ने कहा कि उनके घर ईडी की टीम पहुंची हुई है और जानकारी दी है उन्होंने इस पोस्ट के जरिए। अमानतुल्लाह ने कहा कि मेरे घर अभी ईडी के लोग मुझे गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे हैं। देखिए तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमानतुल्लाह खान ने ये बड़ा दावा किया है कि ईडी की टीम उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंची है और तस्वीरों के जरिए आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहे होंगे जो कि इस वक्त बालकनी मौजूद है, फिर यूं कहे कि खिड़की से झांक रहे हैं। अमानतुल्लाह खान ने एक्स पर पोस्ट कर दिया है, आम आदमी पार्टी के नेता हैं और कहा है कि ईडी की टीम उनके घर पहुंची है उनकी गिरफ्तारी के लिए। तो फिलहाल इसको लेकर के राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आम आदमी पार्टी की ओर से आनी शुरू हो चुकी हैं। संजय सिंह भी अपना बयान दे चुके हैं और साथ ही मनीष सिसोदिया ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि अब लगता है कि ईडी के पास और कोई काम ही नहीं रह गया है, ईडी के पास बस यही काम बचा है। तो फिलहाल इससे वो ये कहना चाहते थे कि सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। सबसे पहले जिस तरीके से संजय सिंह पर ईडी ने जैसे शिकंजा कसा था, उसके बाद से हमने ये भी देखा कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया भी लंबे समय तक सलाखों के पीछे थे। अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में बंद है, लेकिन वहीं अब दूसरी तरफ अमानतुल्लाह खान के घर पर भी ईडी पहुंच चुकी है। इस बात की जानकारी खुद अमानतुल्लाह खान ने एक्स पर पोस्ट करते हुए दी थी। के अंदर और मजेदार बात यह है कि एसीबी ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तार करने के बाद उनको जब जमानत मिली उसमें भी ये कहा गया कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ रिश्वतखोरी के, भ्रष्टाचार के कोई सबूत नहीं है। ये एसीबी से मिली जमानत में लिखा हुआ है। इसके बाद ईडी अपना केस खत्म नहीं करती। 2023 में अमानतुल्लाह खान के घर पे छापेमारी करती है। ईडी ने अपने दफ्तर में बुला के 13 घंटे तक अमानतुल्लाह खान से पूछताछ की और आज उसी मामले में 2016 के मामले में आज फिर धावा देने के लिए ईडी पहुंच गई है। आप लोगों को शर्म नहीं आती? ये आपकी जांच है। एक मामले की तीन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जांच कर रही है। 2 एजेंसी की जांच में कुछ मिला नहीं, आपकी जांच में कुछ आज तक साबित हुआ नहीं। पहले 13 घंटे की पूछताछ कर चुके हो, उसके बाद आपने घर पे पहले भी एक बार छापेमारी कर ली है, फिर दोबारा चुनाव के ठीक पहले दिल्ली के अंदर आप दिल्ली का माहौल बिगाड़ने के लिए बीजेपी के हथियार के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हो। तो मैं समझता हूं कि ईडी वालों को अपनी कार्रवाई पर ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से बार बार तुम लोगों को लताड़ पड़ रही है, बावजूद इसके सिर्फ और सिर्फ मोदी के कठपुतली बन के रह गए हो। ये ठीक नहीं है और पूरी आम आदमी पार्टी इस मामले में मोदी सरकार को चेताना चाहती है कि तुम ये जो हथकंडे अपनाना चाहते हो अपनाओ। तुम्हारे सामने आम आदमी पार्टी किसी भी रूप से झुकेगी नहीं, लड़ती रही है, लड़ती रहेगी। आपने केजरीवाल को अंदर डाल रखा है। 17 महीने बाद ईडी वाले मेरे घर पे सर्च वारंट के नाम पर मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हैं। मेरी मदर इन लॉ, उनको कैंसर है, अभी 4 दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ है, वो भी मेरे घर पर हैं और मैंने इनको लिखा भी था और हर नोटिस का जवाब मैंने इनको दिया है। जब ये मुझे नोटिस कर रहे हैं तो सर्च वारंट के नाम पर सिर्फ इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करना है, हमारे कामों को रोकना है। पिछले 2 साल से मुस्तकिल ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, फर्जी मुकदमात लगा रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई उलझन परेशानी
ये दावा किया जा रहा था कि ईडी गिरफ्तारी करने के लिए पहुंची। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, फौरन हाजिर हो रहे, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बांग्लादेश का जिक्र कर लेते हैं। बांग्लादेश में 49 गैर मुस्लिम शिक्षकों से लिए गए हैं इस्तीफे। दैनिक जागरण में फ्रंट पेज पर इस खबर का जिक्र है। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यकों के लिए स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। तब से लेकर अब तक 49 अल्पसंख्यक टीचर्स को जबरन उनकी पोजीशन से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा चुका है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लोगों पर शारीरिक हमला भी किया गया है। तो उत्पीड़न की खबरें लगातार हम देख रहे हैं अल्पसंख्यकों पर हो रही है। और बांग्लादेश में क्या स्थिति है उसकी एक छोटा सा एग्जाम्पल, 49 गैर मुस्लिम शिक्षकों से इस्तीफे लिए गए हैं, उन्हें काम नहीं किया जा रहा, काम नहीं करने दिया जा रहा। इससे पहले हमने ये भी देखा कि किस तरह से हिंसा की खबरें जो हैं वो आई थी बांग्लादेश से। वहाँ पर लगातार जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा था, उनका उत्पीड़न किया जा रहा था। जिसके बाद लगातार ये बात उठ रही थी कि जिस तरह से तख्ता पलट हुआ है, शेख हसीना को इस्तीफ़ा देना पड़ा है। ऐसे में कहीं ना कहीं वहाँ पर जो तमाम अल्पसंख्यक हैं वो अब महफूज नहीं हैं। तो फिलहाल देखिए बांग्लादेश में लगातार अब तक भी हम ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर बांग्लादेश में गैर मुस्लिम शिक्षकों से जबरन इस्तीफे की खबरें लगातार सामने आ रही है और 49 ऐसे मामले और सामने आए बांग्लादेश से। इससे पहले भी आपने देखा कि किस तरीके से जब शेख हसीना का इस्तीफा मांगा गया था और फिर कई अधिकारियों के जबरन इस्तीफे लिए गए थे। तो इसमें ये जानकारी आपको दे दें कि जो खबर इस अखबार में छपी है, हसीना सरकार के बाद से अल्पसंख्यक भय के माहौल में हैं। अंतरिम सरकार के आश्वासन के बावजूद भी वहां पर लगातार लोगों से मारपीट की जा रही है, खासतौर पर अल्पसंख्यक समुदाय से। और बांग्लादेश में 5 अगस्त को शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से गैर मुस्लिम निशाने पर है। चूंकि अल्पसंख्यक समुदाय में सबसे ज्यादा 8% हिंदू हैं, इसलिए कट्टरपंथियों की गाज उन पर ही सबसे ज्यादा गिर रही है। जुलाई और अगस्त में हमले, लूटपाट और आगजनी के बाद से अब सरकारी पदों पर कार्यरत हिंदुओं से जबरन इस्तीफा लिया जा रहा है। पता चला है कि हाल के दिनों में देश में कुल 49 गैर मुस्लिम शिक्षकों से इस्तीफे अब तक लिए जा चुके हैं, जिसमें कि शिक्षकों से जबरन इस्तीफा लिखवाया गया, उनमें हिंदू शिक्षकों की संख्या सबसे ज्यादा बताई गई। और इसके अलावा बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ साथ में बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, ओइक्या परिषद की छात्र शाखा बांग्लादेश छात्र ओइक्या परिषद ने कहा है कि बीते कुछ हफ्तों में सुनियोजित तरीके से गैर मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है। उनसे डरा धमका करके जो सरकारी पदों पर आसीन है उनसे उनका इस्तीफा लिखवाया जा रहा है और उसी वक्त उन्हें घेर करके इस्तीफा सौंपने की बात भी कही जा रही है। और ऐसी तस्वीरें भी कई बार हमने सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए भी देखी है। बिल्कुल। तो देखिए बांग्लादेश में जिस तरह की स्थितियां हैं, इसे लेकर तमाम तरह के सवाल उठे और कहीं ना कहीं भारत में भी इसे लेकर चिंता जाहिर की गई। मोदी सरकार की तरफ से भी लगातार, या फिर यूँ कहीं विपक्षी नेता भी लगातार जो है मिलकर इस बात को उठाते रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी ये मुद्दा उठा है कि अगर आप देखेंगे लगातार जो यहाँ पर अल्पसंख्यकों का ग्राफ है वो भी लगातार गिर रहा है। अगर हम देखें 1971 से लेकर अब तक, पहले जितनी तादाद में यहाँ पर हिंदू हुआ करते थे या फिर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की भागीदारी होती थी, उसमें लगातार गिरावट देखी जा रही है। और हाल ही में जिस तरह की स्थिति यहाँ पर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं, जिसकी तरह से शेख हसीना को इस्तीफ़ा देना पड़ा, उन्हें वहाँ से भागना पड़ा, उसके बाद ये स्थितियाँ और ज़्यादा ख़राब हो गई है। और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कब यहाँ पर जो सिचुएशन है वो पहले से ज़्यादा स्टेबल होगी और उत्पीड़न जो है अल्पसंख्यकों का उस पर लगाम लगी हुई दिखाई देगी। हालांकि देखिए लगातार भारत इस पर नज़र बनाए हुए है और पहले ये कहा जा रहा था क्योंकि शेख हसीना का रुख जो है वो भारत की तरफ था और कहीं ना कहीं भारत सरकार का भी बांग्लादेश के साथ अच्छा हमेशा कांटेक्ट रहा है, रिलेशंस रहे हैं। ऐसे में वहाँ पर जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे और ख़ास तौर से वो हिंदू जो कि भारत से वहाँ पर गए हैं और बसे हुए हैं, वो अपने आप को महफूज महसूस कर रहे थे। लेकिन अब स्थितियों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है, बदलाव आया है। देखना होगा कि कब इन पर अंकुश लगेगा, क्योंकि लगातार इस तरह की कहानियाँ और एग्जाम्पल्स जो है वो अब अखबारों में देख रहे हैं और टीवी पर भी देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बिल्कुल, देखिए नेता विपक्ष राहुल गांधी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और सरकार महज दर्शक बन करके देख रही है। तो ये खबर आप हिंदुस्तान टाइम्स में देख पाएंगे। और महाराष्ट्र के नासिक जिले में
इगतपुरी के पास एक एक्सप्रेस ट्रेन में बीफ ले जाने के संदेह में एक मुस्लिम बुजुर्ग शख्स के साथ उनके साथ बैठे मुसाफिरों ने मारपीट की है और इसी कथित घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद से गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने इसकी जांच शुरू भी कर दी। इस घटना को लेकर राहुल गांधी का यह बयान सामने आया था। तो देखिए, राहुल गांधी की तस्वीर के साथ ये हेडलाइन आप देख पाएंगे और ये खबर भी यहाँ पर छपी हुई है, इसका जिक्र कर लेते हैं। गवर्नमेंट मशीनरी म्यूज स्पेक्टेटर अमिट अटैक्स ऑन माइनॉरिटी सेज राहुल गांधी। तो ये खबर छपी है जिसमें नेता विपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर और कहा कि देखिए, मूक बने हुए हैं, मूक दर्शक, तमाशबीन बने हुए हैं। जिस तरह से लगातार अगर हम देखें हमारे देश में ख़ासतौर से मुस्लिम्स माइनॉरिटीज़ की अगर हम जिक्र करें तो ख़ासतौर से मुस्लिम समुदाय के लोगों पर लगातार जो है हमले हो रहे हैं और ऐसे में अगर देखें तो सरकार चुप्पी साधे हुए है। देखिए, उनका ये जो स्टेटमेंट आया है ये ख़ास तौर से तब आया है जब 27 अगस्त को पश्चिम बंगाल के एक प्रवासी मजदूर को बुरी तरह से पीटा गया गौरक्षकों द्वारा और हरियाणा के चरखी दादरी का ये पूरा वाकया रहा। और किस शक में पीटा गया? इस शक में कि वो कहीं ना कहीं उसने गौमांस खाया है, उसके घर में गौमांस पक रहा था। इस शक के आधार पर उस शख्स को, दो लोगों को इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि उनमें से एक आदमी की जान चली गई जबकि दूसरे की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। दूसरे अगर घटना का जिक्र कर ले तो महाराष्ट्र में एक वरिष्ठ एक नागरिक था, एक वृद्ध शख्स था जिसे बहुत बुरी तरह उसके साथ गाली गलौज की गई और उसे ट्रेन में इसलिए पीटा गया कि वो कहीं ना कहीं ऐसा शक था लोगों को कि वो अपने साथ बीफ ले जा रहा है। तो ये जो शख्स था ये कल्याण की तरफ जा रहा था। दोनों ही घटनाओं का स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर हुआ है और हम लगातार सोशल मीडिया पर एक्स पर इसका पोस्ट भी देख रहे हैं। राहुल गांधी ने भी बाकायदा इसे शेयर किया है और कहा है कि देखिए किस तरह से खुलेआम जो है मॉब लिंचिंग हो रही है, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, हिंसा फैल रही है। ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है कि सरकार इसे लेकर जो है बिल्कुल भी गंभीर नहीं और जाहिर तौर पर इससे कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके अंदर असंतोष आएगा, उनके अंदर ये बात पैदा होगी, भावना पैदा होगी कि हम महफूज नहीं हैं या फिर हमारे लिए जो ज़रूरी कदम है नहीं उठाए जाने चाहिए। क्योंकि किस तरह से सिर्फ शक के आधार पर आप इतनी बुरी तरह से किसी शख्स को पीट रहे हैं और अपने आप को गौरक्षक आप बता रहे हैं। गौरक्षा को लेकर तमाम कानून हमारे देश में मौजूद हैं। अगर आपको ऐसा लग भी रहा था तो आपको कानून का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए था, लेकिन कानून अपने हाथ में लेना इसका मतलब ये दर्शाता है कि आपके मंसूबे कितने ज़्यादा, आपकी जो इच्छाएं वो कितनी ज़्यादा प्रबल है और आपको लग रहा है कि आप कानून अपने हाथ में ले सकते हैं, आप गौरक्षा के ठेकेदार हैं। ऐसे तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और राहुल गांधी ने भी, नेता विपक्ष ने इस बात का जिक्र किया है सोशल मीडिया एक्स पर और बाकायदा वो वीडियोस और वो जो फोटोज़ हैं वो भी शेयर किए, स्क्रीनशॉट उनके शेयर किए और सवाल पूछा है सरकार से कि कानून व्यवस्था इस तरह से अगर लोग हाथ में लेते रहेंगे तो देश कैसे चलेगा। और ऐसे में यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं, स्पेशली मुस्लिम्स का जिक्र किया है, वो किस तरह से अपने आप को महफूज महसूस करेंगे, जबकि हम इस बात का दावा करते हैं कि हम एक सेकुलर कंट्री में रहते हैं जहाँ पर तमाम धर्म के लोग एक साथ रहते हैं और कहीं ना कहीं संस्कृति जो है पहले से चली आ रही है, मिलजुल कर रहना और तमाम त्यौहार एक साथ सेलिब्रेट करना। तो बिल्कुल देखिए, इस मामले को लेकर के लगातार राहुल गांधी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और राहुल गांधी का ये कहना है, ये आरोप वो लगा रहे हैं कि ऐसे कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं जिसमें कि लोग कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं और सिर्फ शक के आधार पर किसी की जान ले लेना या उसे बुरी तरीके से इस तरीके से पीट देना ये पूरी तरीके से गलत है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये संदेश समाज के बीच में जाता है कि वाकई एक वर्ग विशेष को ही टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस बात का जिक्र अपने बयान में राहुल गांधी ने भी किया है और ये कहा है कि अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की कोशिश के तहत में जिस तरीके से बुरी तरह पीटा गया शख्स को, और अब ये मामला एक बुजुर्ग को लेकर भी सामने आया है जिसमें कि ये जानकारी भी सामने आई कि किस तरीके से उसके घर पे जब बीफ बन रहा था इसको लेकर के, या ट्रेन में कोई अगर बीफ लेकर के ट्रैवल कर रहा है, उसका मांस लेकर के ट्रैवल कर रहा है, तो इसको लेकर भी अगर लोग सिर्फ शक के आधार पर किसी को निशाना बना रहे हैं बिना किसी सबूत के, तो ये इंसानियत पर भी कहीं ना कहीं एक कलंक के तौर पर सामने आता है और साथ ही संदेश भी लोगों के बीच में बहुत गलत जाता है। कानून को अपना काम करना चाहिए, ना कि कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये हमला हमने देखा कि राहुल गांधी ने किस तरीके से कई लोगों पर बोला है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात वाराणसी की खबर से जुड़ी हुई करेंगे। दरअसल वाराणसी में सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगले 2 साल में यूपी पुलिस में 1 लाख भर्तियां और होंगी। अमर उजाला में इस खबर का जिक्र हुआ है और देखिए
वाराणसी में रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अगले 2 साल में यूपी पुलिस में 1 लाख नौजवानों की भर्ती होगी। योगी ने कहा कि यही नहीं, आने वाले 2 वर्षों में 2 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी से जोड़ा जाएगा। योगी ने कहा कि आज प्रदेश में युवाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। तो देखिए, 2 मतलब आप इसके निकाल सकते हैं। एक तो उत्तर प्रदेश पुलिस में 1 लाख भर्तियां होंगी, यानी कि रोजगार का सृजन करने की बात हुई है। रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, युवाओं को नौकरियां मिलेंगी। इसके साथ साथ कानून व्यवस्था के लिहाज से भी अच्छा है कि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस में 1 लाख भर्तियां और होंगी तो जाहिर तौर पर ये जो तंत्र है ये और ज़्यादा मजबूत होगा। कानून व्यवस्था के लिहाज से ये बेहतर कदम है और साथ ही साथ इस लिहाज से बेहतर है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर बना रहेगा, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। तो अगले 2 साल में यूपी पुलिस में 1 लाख भर्तियां होंगी, ये हेडलाइन आप अमर उजाला में देख पा रहे हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ इससे पहले भी इस बात की जानकारी साझा कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में लगातार कैसे युवाओं तक रोजगार पहुंचाया जा सके, रोजगार पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। और अभी आपने हाल फिलहाल में देखा कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से 69,000 पदों पर भी भर्तियां की गई। और साथ ही साथ जिस तरीके से इस बार ये जब हमने देखा कि अलग अलग स्तर पर उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग जिलों में सेंटर्स तैयार किए गए थे, पुलिस भर्ती परीक्षाएं करवाई गई। और इस बार अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये कहा है कि अब अगले 2 साल के भीतर आप देखेंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस में अभी और 1 लाख भर्तियां की जाएंगी, यानी और नए रोजगार का सृजन लोगों के लिए होगा, युवाओं के लिए होगा। खासतौर पर वाराणसी में जिस वक्त योगी आदित्यनाथ थे उस वक्त उन्होंने इस बात का जिक्र किया, यूपी पुलिस में अगले 2 साल में 1 लाख पुलिस जवान भर्ती करने की पूरी कोशिश हमारी है, पूरी तैयारी है। काशी के लालपुर में रविवार को आयोजित भाजयुमो की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात की घोषणा की है। भाजयुमो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र किया, भर्ती में पूर्व की सरकारों की तरह कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, हमारी नीति 0 टॉलरेंस की है, उसी के साथ में काम होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सपा और कांग्रेस ने स्वार्थ की राजनीति की है और सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने का काम किया है। इन तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोगों से बचकर के रहना चाहिए। इन्होंने वर्षों तक देश पर राज किया मगर देश के लिए कुछ काम नहीं किया। और हमारी सरकार ऐसी है जो कि लगातार युवाओं के लिए भी कार्य कर रही है, लोगों को एकजुट रखने की कोशिश कर रही है और तमाम अवसर प्रदान करने की भी कोशिश की जा रही है। और इसी के तहत में उत्तर प्रदेश खास तौर पर काम कर रहा है ताकि किस तरीके से अलग अलग प्रोफेशंस में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के तहत में नए नए रोजगारों का सृजन किया जा सके। फिलहाल पुलिस भर्ती परीक्षाओं को लेकर भी इस बात का जिक्र किया गया कि हाल फिलहाल में परीक्षाएं हुई हैं, लेकिन आने वाले समय में यानी 2 सालों में और 1 लाख भर्तियां पुलिस की निकाली जाएंगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का जिक्र करते हैं। उन्होंने बयान दिया है और कहा है कि सरकार करगिल में शहीद के स्मारक दिवस पर जिस तरह से बुलडोजर चला है, जिसके बीजेपी ने पलटवार भी किया है। द हिंदू में इस खबर का जिक्र हुआ है। मैनपुरी में करगिल शहीद के स्मारक स्थल पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। परिजनों का आरोप है कि उन्हें सूचना दिए बगैर ही स्मारक स्थल की दीवार ढहा दी गई। इसे लेकर उन्होंने जिलाधिकारी से शिकायत भी की है। तो फिलहाल देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट को लेकर के निशाना साधने का काम समाजवादी पार्टी की ओर से किया गया। हालांकि अखिलेश यादव कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ते हैं जब भी कोई ऐसी घटना सामने आती है। और इस बार अखिलेश यादव का ये कहना है कि मैनपुरी में करगिल शहीद के स्मारक स्थल पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। परिजनों का ये आरोप है कि उन्हें सूचना दिए बगैर ही स्मारक स्थल की दीवार ढहा दी गई। इसको लेकर के उन्होंने जिलाधिकारी से शिकायत भी दर्ज करवाई है। तो अब करगिल मार्टियर्स को लेकर के जिस तरीके से अखिलेश यादव बीजेपी को घेर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि कोई सूचना परिजनों को तक नहीं दी गई थी, जिस स्मारक पर ये बुलडोजर चलाया गया और किस आधार पर, किस तर्ज पर ये बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, इस बात की जानकारी भी दी जानी चाहिए। हालांकि साथ ही इस पर यह भी कहा गया है कि इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज करवाई जा चुकी है और इसके बाद ही अब इस पूरे मामले पर जब शिकायत मिलने के बाद से जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, उसके बाद पता चल पाएगा कि क्या कारण रहे थे। देखिए खबर आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी गवर्नमेंट मूविंग बुलडोजर ऑन करगिल मार्टियर्स मेमोरियल से समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने
ये दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अब बुलडोज़र की कार्रवाई उन लोगों पर भी कर रही है जो शहीद हुए हैं। उत्तर प्रदेश में ये घटना हुई है। उन्होंने कहा कि देखिए किस तरह से उनकी पत्नी जो है डिम्पल यादव ने भी कहा है, जो कि मैनपुरी से सांसद है, उन्होंने कहा कि देखिए अब किस तरह से शहीदों का अपमान किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार इनका अपमान कर रही है और इन्हें लैंड माफिया बता रही है। देखिए किस तरह से मैनपुरी के किशनी तहसील में एक बाउंड्री वॉल गिरा दी गई और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये एक शहीद का स्मारक था। यानी कि कहीं ना कहीं सरकार अपनी बुलडोज़र कार्रवाई अब बिना सोचे समझे कर रही है। वो ये भी नहीं समझ पा रही कि किस पर ये कार्रवाई हो रही है। तो सीधे सीधे तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, योगी सरकार को घेरते हुए दिखाई दी और ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी ने ये आरोप लगाया कि सरकार अपनी बुलडोज़र कार्रवाई जो बिना सोचे समझे कर रही है। इससे पहले देखिए बुलडोज़र कार्रवाई के बहुत सारे एग्जाम्पल थे। कहा जा रहा था कि बुलडोज़र कार्रवाई वहाँ पर होती है जहाँ पर सरकार को लगता है कि ज़मीन गलत तरह से हड़पी गई है और अब ये कार्रवाई जो है ये शहीदों के अपमान के लिए भी इस्तेमाल हो रही है। ये आरोप समाजवादी पार्टी द्वारा लगाए गए। तो बिल्कुल इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। केसी त्यागी ने जेडीयू के प्रवक्ता पद से इस्तीफा सौंप दिया। राजीव रंजन अब नए राष्ट्रीय प्रवक्ता चुने गए हैं जेडीयू की ओर से और यह खबर आप हिंदुस्तान टाइम्स में देख पाएंगे। देखिए जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने रविवार को पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह राजीव रंजन प्रसाद को ये नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इस बीच देखिए जेडीयू की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि त्यागी ने निजी कारणों से राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार की नीतियों पर अक्सर की जाने वाली त्यागी की टिप्पणियां जेडीयू और उसकी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के संबंधों में असहजता का कारण बन रही थी और इसी वजह से केसी त्यागी जो हैं अब वो राष्ट्रीय प्रवक्ता पद पर नहीं है। उन्होंने रिजाइन कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है। जिसके बाद पार्टी भले ये कह रही है कि निजी कारण रहे, लेकिन मुमकिन है कि उन पर दबाव बनाया गया हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो टिप्पणियां हैं वो ये जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी का और जेडीयू का, इनके बीच कहीं ना कहीं वो खटास पैदा कर सकता था, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। इस तरह की खबरें जो हैं वो लगातार जोर पकड़ रही है। केसी त्यागी ने जेडीयू के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया है और राजीव रंजन को अब ये बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। राष्ट्रीय प्रवक्ता अब जो है उन्हें बनाया गया, राजीव रंजन को, और जिम्मेदारी केसी त्यागी से ले ली गई। हालांकि देखिए वरिष्ठ नेता है केसी त्यागी और लंबे समय से हम देख रहे हैं कि जब भी वो मंच पर आते हैं अब प्रतिक्रियाएं देते हैं बहुत ही सधे हुए अंदाज में, लेकिन अब उनकी जगह राजीव रंजन जो है आपको दिखाई देंगे प्रतिक्रियाएं देते हुए। और बाकायदा जेडीयू की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी बाकायदा जारी किया गया और इसे उनका निजी डिसीजन बताया गया कि अपने निजी कारणों से उन्होंने ये फैसला लिया है। इसमें पार्टी का कोई रोल नहीं है, लेकिन जैसे कि सूत्रों का हमने जिक्र किया, सूत्र बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो असहजता पैदा हो रही थी और सभी जानते हैं कि बिहार में अभी जो है जेडीयू के साथ बीजेपी का गठबंधन है और उसी गठबंधन की सरकार चल रही है। ऐसे में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ अगर आप करेंगे तो जाहिर तौर पर सरकार पर बात आ जाएगी। तो सरकार बचाना और वो गठबंधन बचाना ये एक बड़ी जिम्मेदारी है और शायद उसी के तहत ये फैसला जो है वो लिया गया है। तो बिल्कुल देखिए जिस तरीके से बिहार में भी इन दिनों सियासी उठापटक की तस्वीरें अब सामने आनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि इसी को लेकर के आरोप विपक्षी दलों की ओर से भी लगाया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि वो दिन दूर नहीं है जब आप जेडीयू के भीतर ही अंतरकलह की खबरें सुनेंगे। और अब केसी त्यागी ने जब पार्टी प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया है तो ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले केसी त्यागी के बयानों को भी हमने सुना था कि कैसे कई ऐसे मामले रहे हैं जिसमें बिहार सरकार से उनके सोच पूरी तरीके से मिल नहीं पा रही थी और इसी को लेकर के जो तालमेल बिठाने की कोशिश की जा रही थी वो नहीं हो पा रहा था, जिसको लेकर के उनके ओर से ऐसे कई संकेत मिले थे, कई बयानों के सामने आए थे, जिस आधार पर भी ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि आने वाले समय में इस तरीके की स्थिति सामने आ सकती है। और हुआ भी कुछ ऐसा है। केसी त्यागी ने अब पार्टी प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि वो जेडीयू के साथ बने हुए हैं, लेकिन फिर भी इसमें अब ये देखना होगा कि क्या जेडीयू के साथ भी वो अपने रास्ते अलग करते हैं या फिर जेडीयू के साथ बने रहेंगे। ये इस फैसले के बाद से अब जेडीयू में किस तरीके की खबरें आती हैं या फिर इस पर विपक्षी दल किस तरीके से घेरने का काम करते हैं, इसका भी इंतजार है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। 1984 के सिख दंगे मामले में कोर्ट ने जगदीश टाइटलर के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे दी है। भीड़ को उकसाने का आरोप लगा है। दैनिक जागरण में इस खबर को
तरजीह दी गई है। तो कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगों में 3 लोगों की हत्या के मामले में आरोप तय किए गए। अदालत ने टाइटलर के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य होने के कारण ये आदेश दिया है। टाइटलर पर भीड़ को उकसाने और दंगों में शामिल होने का आरोप लगा। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें कि टाइटलर ने सिखों को मारने और लूटने के लिए भीड़ को उकसाया, ऐसा आरोप लगाया गया है। और इसी के तहत में अब ये मामला जिस तरीके से कोर्ट में पहुंचा था, इसके बाद से लंबे समय तक सुनवाई भी चली थी। और अब ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगों में 3 लोगों की हत्या के मामले में आरोप तय किए गए। देखिए, टाइटलर ने सिखों को मारने और लूटने के लिए भीड़ को उकसाया। खबर आपको दैनिक जागरण में मिल जाएगी। 4 दशक पुराना ये मामला है 1984 का सिख विरोधी दंगों का मामला, जिसमें दोषी करार दिए गए पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के बाद एक अन्य मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। गुरुद्वारा पुल बंगश में 3 सिखों की हत्या से संबंधित एक मामले में जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश देते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है कि टाइटलर ने न सिर्फ गैर कानूनी तरीके से लोगों को इकट्ठा किया, बल्कि गुरुद्वारा पुल बंगश को नष्ट पहुंचाने, सिखों को मारने, उनकी संपत्तियों को लूटने के लिए भीड़ को उकसाया भी था। तो जाहिर तौर पर उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी और कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देंगी। और इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर आंध्र प्रदेश से है, जहां आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में बाढ़ की स्थिति इस वक्त गंभीर बनी हुई है। द हिंदू में इस खबर को जगह दी गई है और रविवार को तेलंगाना से खबर सामने आई, जिसमें कि बाढ़ से इस दिनों तेलंगाना के हालात ज़्यादा बेकाबू नजर आ रहे हैं। तेलंगाना के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है, जिससे कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है और राज्य भर में रेलवे और बस सेवाएं बाधित हो गई हैं। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राजस्व, सिंचाई और अन्य विभागों के अधिकारियों को बारिश के मद्देनजर बचाव और राहत काम करने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए मंत्रियों को भी नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रेड्डी को फोन किया और उन्हें केंद्र के समर्थन का आश्वासन दिया है। खम्मम जिले के कुसुमंची मंडल में प्री कास्ट सीमेंट ईंटों की एक फैक्ट्री के 2 कर्मचारी बाढ़ के पानी में बह गए। उनका बेटा तीनों को बचाने के लिए बचाव अभियान के हिस्से के रूप में पुलिस द्वारा तैनात ड्रोन से गिराए गए लाइफ जैकेट पहनकर सुरक्षित तैरने में कामयाब रहा। तो फ्लड सिचुएशंस किस तरह से तेलंगाना में हो रही हैं, आंध्र प्रदेश में, वो आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं। एक अखबार की कटिंग आपको दिखा भी रहे हैं। तो फिलहाल ये फ्लड सिचुएशन रिमेन्स ग्रिम इन तेलंगाना और तेलंगाना की ही ये तस्वीर है, जहां पर आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जगह जगह पर बाढ़ से इन दिनों हालात बेहद ही बेकाबू नजर आ रहे हैं। कई ब्रिज भी ऐसे टूट चुके हैं और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर लोगों को खासतौर पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और इस तस्वीर को आपने अगर गौर से देखा होगा तो आपने ये जरूर ध्यान दिया होगा कि रेलवे ट्रैक थी, रेलवे ट्रैक के नीचे से मिट्टी खिसक गई है बाढ़ के पानी के कारण, यानी कि बहाव बहुत ज्यादा है इन दिनों नदियों में और इसी वजह से कई रूट्स को बंद भी कर दिया गया है इस बीच में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। घरेलू खपत में वृद्धि के बाद जीएसटी में 10% की बढ़त हो सकती है, बढ़त है। अमर उजाला में इस खबर को इंपॉर्टेंस दी गई है। तो घरेलू खपत और वस्तुओं के आयात में वृद्धि से जीएसटी संग्रह अगस्त में सालाना आधार पर 10% बढ़कर के करीब 1.75 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। हालांकि मासिक आधार पर जीएसटी के रूप में सरकार की कमाई में गिरावट भी देखी गई है। तो फिलहाल जिस तरीके से सरकार की कमाई में गिरावट दर्ज होने की खबर सामने आई है, तो वहीं ये भी बताया जा रहा है कि अब इस पूरे मामले को लेकर के घरेलू खपत और वस्तुओं के आयात में ज़रूर वृद्धि हुई है और जीएसटी संग्रह अगस्त में सालाना आधार पर 10% बढ़ चुकी है। देखिए, आपको खबर भी दिखा रहे हैं स्क्रीन पर और अखबार में भी दिखा रहे हैं। घरेलू खपत में वृद्धि से जीएसटी संग्रह 10% बढ़कर 1.75 लाख करोड़ जो है वो हो गया है। और बाकायदा अखबार में एक ग्राफ के ज़रिए ये भी बताया कि देखिए सबसे ज़्यादा वसूली वाले राज्य कौन से हैं, जिसमें यूपी समेत सर्वाधिक वसूली वाले राज्यों का जिक्र किया गया है और तमाम चीज़ें बताई गई। जीडीपी मजबूत नज़र आ रही है, त्योहारी सीजन में खपत बढ़ेगी,
तमाम आंकड़ों का जिक्र जो है यहाँ पर किया गया। उसके साथ साथ ये भी बताया गया कि जीएसटी संग्रह जो है वो बढ़ गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, पेरिस में ट्रैक और फील्ड पैरा एथलीटों ने अपना दम दिखाया है। झटके हैं अब तक रजत और कांस्य पदक, यानी कि कांस्य पदक और साथ ही रजत पदक अब तक हासिल किया जा चुका है। पैरा ओलंपिक्स के तहत में इस बार भारत के नाम कई मेडल आ चुके हैं। दैनिक जागरण में इसका जिक्र है फ्रंट पेज में। पेरिस और पैरालंपिक का 2024 में भारतीय एथलीट्स का कमाल जारी है। पुरुषों की हाई जंप में भारतीय एथलीट निशाद कुमार ने कमाल दिखाते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया है। निशाद ने 2.04 मीटर की सीजन की अपनी सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाई। इसके साथ ही भारत ने पैरालंपिक में 7वां मेडल जीत लिया है। वहीं एथलेटिक्स में ये भारत का 3रा पदक है। निशाद ने 3 साल पहले टोक्यो पैरालंपिक में भी इस प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। तो एथलीट्स ने दम दिखाया अपना और रजत और कांस्य पदक जो हैं वो हासिल किए हैं। तो बिल्कुल, खबरों में आगे बढ़ते हुए बात इजरायल की भी कर लेते हैं। दरअसल इजरायल ने गजा सुरंग से 6 बंधकों के शव बरामद किए हैं और नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू भी हो चुका है। यह खबर आप द हिंदू में देख पाएंगे। तो फिलहाल जिस तरीके से लगातार अभी भी इजरायल और हमास के बीच में जंग जारी है और ये इजरायल की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया था और ये कहा गया था कि ये जंग तब तक नहीं थमेगी जब तक हमास का पूरी तरीके से खात्मा नहीं कर दिया जाता है। इजरायल ने रविवार को ये कहा है कि उसने गाजा में 6 बंधकों के शव बरामद किए हैं, जिसमें एक युवा इजरायली अमेरिकी व्यक्ति भी शामिल है, जो कि हमास द्वारा रखे गए सबसे प्रसिद्ध बंदियों में से एक बन गया, क्योंकि उसके माता पिता ने विश्व नेताओं से मुलाकात की और उसकी रिहाई के लिए दबाव भी डाला गया था। और चलिए इसी के साथ ही सुर्खियां अखबार की में आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।